सो मुख्तार फर्स्ट ज्वाइन कोई से, है ना मुख्तार? वैसे। तो हम हाँ लोग सर। एकदम एकदम बढ़िया से समझेंगे चीजों को, और बहुत बढ़िया से चीजों को समझना, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिखते जाना। सिर्फ पॉइंट वाइज लिखने से होगा, ठीक है? बाकी उसके बाद मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। वीडियो देख के आप आपका नोट्स बनाओ, उस हिसाब से चलेंगे तो बेटर रहेगा। आई विल बी यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश इन द क्लास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको असमीज नहीं आती है, ठीक है? इसीलिए क्लास का वीडियोस में मैं हमेशा हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ। हिंदी सबको अच्छे से आता है, आई बिलीव। मुख्तार, एनी इश्यूज? हिंदी समझ में आता है? आता है सर। ओके। तो हिंदी हिंदी इज ए बोलने में बेटर थोड़ा। लैंग्वेज। हाँ, बोलने में प्रॉब्लम होने से दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बोलो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो देखो, हम लोग बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें ज्यादा परेशान करती है। जब बेसिक क्लियर होता है तो बाकी सारी चीजें भी क्लियर होती है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट करना पड़ता है, और जितना बार रिपीट करो उतना बार नया तरीके से हमको चीजें समझ में आता है। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आप मशीन्स पढ़ो, आप चाहे क्या कहते हैं, ये क्या है, एक मिनट। हाँ, आप मशीन पढ़ो, आप पावर सिस्टम पढ़ो, आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, तो डील करना पड़ेगा आपको सबसे पहले किससे? रेजिस्टेंस, है ना? तो पैसिव एलिमेंट जो पढ़ते हैं हम लोग, तीन पैसिव एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये तीनों को बहुत अच्छे से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हम सबको पता है, इट इज द property of matter by virtue of which it इलेक्ट्रिकल opposes law of इलेक्ट्रिकल opposes law of electric current। और किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कैसे बताते हैं? क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? R इज इक्वल टू रो एल अपन, ए कि कोई भी चीज हो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसके लेंथ पे और उसके एरिया पे, है ना? और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कि भाई मटेरियल कौन सा ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को पता है कि चार चीजें हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, inversely proportional to area, nature of the material, and temperature of the material। मैं आप लोगों को ये जो नोट्स, क्लास नोट्स होंगे वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो इसलिए उसके बाद भी आप अपना नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा बढ़िया से अभी लिख रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है? अब देखो, रेजिस्टेंस क्या है? ओपोज करता है, वो सबको पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए।
ये क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। यहां तक क्लियर है सबको? फिर रेजिस्टेंस का और क्या चीज आपको को जानना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमको पता है क्या है, ओम। और कैसे लिखते हैं हम लोग ओम को? इस तरीके से लिखते हैं। एम आई क्लियर? अब ये यस आर सर। इजिकल टू रो, रो एल बाई ए, यहाँ पे ये रो है क्या चीज? रो क्या है? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए। अगर मैं लेंथ इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, 1 यूनिट, एंड एरिया इक्वल टू 1 यूनिट ले लेता हूं, तो आर क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो बन जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है मुख्तार? यस सर। ओके, तो यस सर। इसका मतलब ये रेजिस्टिविटी या फिर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल whose length is 1 unit and area is 1 unit. Why I am saying it is 1 unit? क्योंकि ये यूनिट जो होगा, हो सकता है मैं लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो एरिया क्या लेना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है मैं लेंथ इक्वल टू 1 मीटर ले लूं, तो एरिया क्या लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। मैं लेंथ 1 किलोमीटर ले लूं, तो एरिया क्या लेना पड़ेगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। कि भाई अगर कोई भी एक कंडक्टर हम लेते हैं, कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, इस चीज को बढ़िया से समझना, बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको। कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है ये, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल का, है ना? अगर हम इसका लेंथ छोटा कर दे, एरिया सेम रहे, मटेरियल तो सेम है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हम एरिया छोटा कर दे, लेंथ सेम रहे, तो क्या होगा? एरिया अगर छोटा कर दे काट के, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, है ना? समझ में आ रहा है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इसी एल लेंथ और ए एरिया का एक टुकड़ा लेता हूं एक कंडक्टर का, और उसमें से 1 यूनिट, 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट मतलब कितना भाई? वन, हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना बड़ा क्यूब बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक टुकड़ा बनेगा।
अगर मैं 1 मीटर लेता हूँ लेंथ और एरिया लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये जो क्यूब बनेगा वो कितना वॉल्यूम का बनेगा? 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आने से बताओ। तो उस छोटे से टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस छोटे से टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही मेरा रेजिस्टिविटी है। क्या रेजिस्टिविटी क्लियर हुआ? क्या है अच्छा, रेजिस्टिविटी? एक बार बोले ना। कि आप कितना भी लंबा टुकड़ा ले लो, हाँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप कितना भी लंबा टुकड़ा ले लो, कितना भी छोटा टुकड़ा ले लो, एक कोई एक मटेरियल है, ठीक है, पकड़ लो कॉपर। अब कॉपर का ये कंडक्टर है, ओके, और इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है ना, 1 मीटर का हो सकता है, 1 किलोमीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा हो सकता है, उसका एरिया भी कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि अगर ये कॉपर मटेरियल है और उसका लेंथ में बढ़ाता हूं, तो लेंथ बढ़ने से एरिया क्या होगा? लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? इसका अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, कोई बात नहीं। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल ले लो, इस दुनिया में जो भी मटेरियल है उसका अपना एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बाधा है, ओपोज करता है, ये एक प्रॉपर्टी है उसका, मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है? करंट के फ्लो को ओपोज करता है। रेजिस्टेंस, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे, उसका उस वो किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर, और टेम्परेचर कितना है मटेरियल का इस चीज के ऊपर। मतलब अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊं, जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मतलब मैं अगर लेंथ इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। भाई आप गाड़ी लेके निकले हो कहीं पे जाने के लिए, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा आपको बाधा मिलेगी ना। यहाँ से आपको चल के जाना है तो छोटे जगह पे जाओगे, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा बाधा नहीं आएगी, लेकिन जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा आपको बाधा मिल रही है, ऐसे समझ लो। तो क्या है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा है कि एरिया अगर मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कमी। अभी आप सिंगल लाइन पे गाड़ी चला रहे हो और 4 लाइन वीआईपी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा? छोटे वाले में। एरिया जिसका छोटा है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? यस सर। और किस पे डिपेंड करता है? कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे है। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस
नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस टाइप के मैटर से बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो ये भी समझ में आया। और किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। टेम्परेचर पे क्यों? भाई रेजिस्टेंस होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है अंदर में। और जब हम लोग कुछ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो करना शुरू करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वाइब्रेट करता है सारा। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो पॉजिटिव निगेटिव से शुरू करके ऐसे करके पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये ऐसे करके आ रहा है, हम बोल रहे हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिपेल इसके करेगा। बगल जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके बगल में जाएगा, ये इसको ठेलेगा। ये जब इसके बगल में जाएगा तो ये इसको ठेलेगा, है ना। तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता रहेगा। साइमल्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये किससे निकला हुआ है? ये तो ये जो मैटर बना हुआ है, उस मैटर का जो मेन एटम है, पेरेंट एटम है, पकड़ लो कॉपर है तो कॉपर का एटम, बहुत सारा एटम मिलके बना है ना, कॉपर कॉपर है। तो ये जो कॉपर का एटम है, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन के बैठ गया। तो इसका भी अपना एक फील्ड है, इसका भी अपना फील्ड है। तो ये कॉपर का एटम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको बाधा मिल रही है। क्या क्या बाधा मिल रहा है? एक तो उसका साथी इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो उसको धकेल रहा है। और दूसरा, जो एटम से निकला है, वो सारे एटम का न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दो बाधा उसको मिल रही है। इसी के चलते ये रेजिस्टेंस हमको दिखता है ना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो रेजिस्टेंस को आज का लेक्चर में के बाद रेजिस्टेंस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत बढ़िया से समझ लो कि हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? ये एक बाधा है। किसके कारण बाधा आती है, नहीं, क्या किस चीज का बाधा है? वो इलेक्ट्रिक करंट का को बाधा देती है। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। कोई भी मैटर हो, उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरीके का एक सिंबल बना के दिखाते हैं। ये सिंबल सिंबॉलिक है, आर लिख देते हैं तो ये सिंबॉलिक है। लेकिन रेजिस्टेंस, जो आप कोई भी कंडक्टर उठा लो तो उसके अंदर रेजिस्टेंस है। जब कभी भी हम कोई एक बैटरी या फिर कोई एक एक्टिव एलिमेंट, कोई एक सोर्स लगाते हैं, तो लगाने से क्या होगा, ये जो मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज को कैरी करके लेके जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। और जो उसका पेरेंट एटम है, वो पेरेंट एटम इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, और जाते टाइम उसको बाधा मिलेगी, है ना। तो इसके वजह से रेजिस्टेंस आता है। क्लियर हो गया भाई? अब ये रेजिस्टेंस क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो चीज देख रहे हैं। किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वो जितना लंबा होगा ना, यहां से लेके यहां तक जाना है, तो जितना दूर जाना है उतना ज्यादा उसको बाधा मिलेगी। जितना पास होगा तो कम बाधा मिलेगी।
क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना मोटा एरिया होगा उतना कम बाधा उसको मिलेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि अलग अलग मटेरियल का फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए नेचर पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इस मटेरियल का बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट कर रहा था वो और ज्यादा एजिटेटेड होगा, ज्यादा एनर्जी रहेगी तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। यहां तक पूरा याद हो गया? Yes, sir. भूलने का सवाल ही नहीं है। जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस याद आएगी, ये मेरी बातें याद आएगी कि भाई हाँ, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है मटेरियल